ओके जी नाज़रीन वेलकम बैक। आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमारी लाइफ का डेली का हिस्सा है नाज़रीन, वो है इजनास, जिसमें गंदम शामिल हो जाती है, बाजरा शामिल हो जाता है, जौ, दालें, आपकी जितनी भी जो चने वगैरह होते हैं, चावल होते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ये हम डेली बेसिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि गंदम तो हम खाते ही खाते हैं डेली बेसिस पे। अगर हम नहीं खाते तो हम चावल खा लेते हैं। अब पहले के दौर में तो इस तरह से होता था कि लोग पेट भरने के लिए गंदम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, खाते थे और उसके बाद मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते थे। मगर आज की साइंस ये कहती है क्योंकि हम लोग इतनी एफर्ट नहीं करते, हमारी एक्सरसाइज इतनी नहीं, तो फिर जो गंदम का आटा है ना, वो कोई खाना इतनी कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। ये लेटेस्ट रिसर्च है जो डॉक्टर्स वगैरह हमें आके बता के जाते हैं, वो ये है। उसमें ये कहते हैं कि अगर आपने 100 ग्राम की एक गंदम की रोटी खाई है तो उसमें तकरीबन 70 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो है जो शुगर की फॉर्म में, जो आपको खाने में तो मीठी फील नहीं होती टेस्ट में, और वो उसके अंदर मौजूद होती है। अब वो जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ना आपकी बॉडी में क्रिएट करती है, जैसे शुगर हो गया, फैट, ठीक है, ओबेसिटी का शिकार जो पेशेंट्स होते हैं वो इसी वजह से मोस्टली होते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी, बहुत से ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपने आटे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, ये मल्टीग्रेन आटा है, ये फलानी है ढमकानी आटा है, ठीक है। अब दुनिया इन चीज़ों पर लग गई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रांड अपनी दुकान चमका रहे हैं, हमने ये वाले आटे खा के अपने आप को ठीक करना है, ठीक है, ये जो ब्रांड कह रहा है हमने इस पे चलना है, ये जो डॉक्टर हमें समझा रहा है वो हमने सुनना है, ये जो लेटेस्ट रिसर्च है हमारी बॉडी के हिसाब से कि हम कितनी एनर्जी के हिसाब से कितनी गंदम और कितना अनाज जो है वो खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज मेरे पास है डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, और इन्होंने जो है माशाल्लाह से नेचुरोपैथिक जो है उसमें इन्होंने डॉक्टरी की हुई है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज पहली मरतबा हमारे शो पर आए हैं तो हम इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मोस्टली लोगों को तो नेचुरोपैथी के बारे में ही नहीं पता होती, थोड़ा सा तो नेचुरोपैथी का बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी मीन्स आपका तिब्बे कुरानी, नेचुरोपैथी मीन्स आपका तिब्बे नबवी, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो वो जो चीज़ें जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया नेचुरल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और हमें फ़ितरत और नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर हम नेचर और फितरत के करीब रहेंगे तो बीमार नहीं हो सकते, और अगर हम बीमार हो गए किसी वजह से तो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे रहना है। नेचर हमें नेचर के करीब लाएगी और हमारी तमाम बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं। और अगर हम कोई ऐसे केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स या एंटी एसिड्स और पेन किलर्स, इन चीज़ों पे रहेंगे तो इट्स ऑल केमिकल, और इन पे जब हम जाएंगे तो ये हमारी फितरत और नेचर में बिगाड़ पैदा करेंगी। नेचर फितरत हमारी और दूर, हम उससे दूर होते जाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे कभी भी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फ़रंगी तिब का जो तरीका इलाज है ये साइंटिफिक है ही नहीं, लेकिन हम इसको आज सारे के सारे एक माइंड सेट हो गया हुआ है कि ये साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है या ये मेडिकल साइंस असल वो है, तो ये है ही नहीं, साइंस ही नहीं है। तो बताइए ना कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि जो आटा है ये हमें खाना चाहिए? आज के दौर की रिसर्च जिस तरह से मैं बयान कर रही थी, देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमें अल्लाह को कुरान हकीम के अंदर इरशादात को देखना है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है, मसला हल हो जाएगा। कुरान में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर वल हब्बु जुल अस्फ़ व रेहान फ़बियमात का ज़बान, वल हब्बु का मतलब है और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर छान हो, यानी चोकर हो। किसी दौर में ये छान समेत होता था आटा, फिर उसके बाद चाइना चक्कियाँ आई और इस तरह से, और वो इतना आटा बारीक पीस के क्रश कर दिया कि उसके अंदर वो सारा जो फाइबर होता है या जो वो छान होता है वो सारे का सारा जला बर्न कर दिया गया, और वो उल्टा कार्बन बना और हमें प्रॉब्लम करता है। एक नंबर दो, जो गंदम है हमारी, वो किसी दौर में हमारी हाइट से बहुत बड़ी होती थी, इंसान उसमें खड़ा होता था, हाथ वेव करता था फुल ऊपर करके तो इतना हाथ नज़र आता था, हाइट कद्दावर होती थी गंदम, देसी गंदम जो हमारी थी। बायोलॉजिकल वॉर आई और बायोलॉजिकल वॉर ने क्या किया कि हमारी वो गंदम छोटी करते चले गए और अब वो हमारे
हम उसमें खड़े हों तो हमारे घुटने तक वो गंदम नज़र आती। हाइब्रिड बीज है, प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी 63 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जौ की रोटी तनावल फरमाई और गंदम की रोटी कभी कभार आपने खाई है। खाई कभी कभार, बहुत कम, कभी कभार। और मैदा की बनी हुई कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखी भी नहीं। आज उम्मत जो है वो काम उल्टा कर बैठी है कि इस वक्त मैदा सबसे टॉप पे है और उसके बाद गंदम है और जौ की रोटी। आपने चखी कभी जौ की रोटी? अच्छा, मैं जौ का आटा खाती हूँ। खाते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त जौ की रोटी जिन्होंने चखी होगी। और दूसरी बात, जो आप मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं तो ये बात ठीक है। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस वायरल की, अपने आप को वायरल किया, यूट्यूबर्स टाइप हुए। अच्छा, ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इसको मैं चाहती हूँ ज़रा लोग गौर से सुने ब्रेक के बाद। ज़रा सुनिएगा ब्रेक के बाद। हाय अल्लाह, बड़ी सारी बातें पता चली हैं और ऐसी पता चली हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है उसकी कहानी सर पैर सुने। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले। बड़े डिफरेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे थे मगर है वही ये सारी जो हम ग़िज़ा खाते हैं ना, इसके ऊपर। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जो मल्टीग्रेन आटा है सर, ठीक है, अब मल्टीग्रेन आटे को उसकी अगर हमने कोई एक रोटी बना ली है मल्टीग्रेन आटे की, ठीक है, उसको हम खा रहे हैं दाल के साथ ही। अब अगर हमने कोई चावल उबाल लिए हैं तो उसको भी हम दालों के साथ खा रहे हैं। मतलब ये है तो कार्ब्स ही ना, एक कार्ब्स को कार्ब्स के साथ ही खा रहे हैं। तो ये सही है क्या जो हम दाल चावल का एक कॉम्बो खाते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो चावल है आपका जितना भी मार्केट में, इस सारे का सारा इस वक्त आर्सेनिक इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है। और वही ये वो आर्सेनिक है जो आपकी ब्रायलर मुर्गी के अंदर भी आर्सेनिक है जो कैंसर कॉज करता है, और वही आर्सेनिक चावल में आ चुका हुआ है, पहली बात। दूसरा ये है कि जो चावल हम खाते हैं, कितना बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ और अलमिया है कि लोग चावल के ऊपर दही डाल के खाते हैं। तो चावलों पर दही डाल के खाना तिब के नुक्ता नज़र से इंतहाई मुज़रे सेहत है। और दूसरा, जब आप दही खाएंगे तो उसके साथ मूली, खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी उसके साथ खाना गलत है। तो ये सैलेड बनाने के लिए दही के अंदर सारा कुछ, हम ये सारा कुछ उसमें डाल के हम उसके डाल के उसके अंदर वो जो रायता बनाते हैं, हाँ, मिक्स तो सब्जी का, मिक्स सब्जी, ये हो गया गलत। और फिर इसको हम डालते हैं चावलों के ऊपर तो और ज़्यादा गलत हो गया। तो फिर बीमारियां ना आए तो क्या हो। दूसरी बात आ गई कि जो मल्टीग्रेन आटा है, ये जिन लोगों ने वो शुरू किया ना, एक मार्केटिंग मुहिम लेकर आए और उन्होंने अपना यूट्यूबर बने, अपने आप को पहले वायरल किया, फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स निकाल ली। मैं नाम नहीं लेता, सब दुनिया उनको जानती है। आप उनसे किसी से पूछ लें आपके पास ग़िज़ा की डिग्री कौन सी है, आपने ग़िज़ा पढ़ी? ये बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एलोपैथिक डॉक्टर्स जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी हैं, किसी में ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। तो सर ये कौन इस तरह की बकवास करता है, कौन बोलता है इस तरह? कौन करता है? जिसने पैसा कमाना है। अब मल्टीग्रेन आटा, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें करते हैं, जाहिर है वही करेगा। और बातें क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी हमने मल्टीग्रेन आटा लें और मल्टीग्रेन आटा हमने बना लिया, हमारा ब्रांड बन गया, आप ये ले लें। अच्छा, उनका अपना ब्रांड बना लिया इस वजह से। देखें, अगर तो सर ये तो वही बात है ना, अपना ब्रांड बेचने के लिए आप लोगों को पहले उल्लू बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, उसके बाद अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं। दैट इज नॉट नाइस। बिल्कुल जाहिर है, सिर्फ वही बात मैंने की, दुकान नहीं चमकानी है। हाँ, अब देखें कि अगर मल्टीग्रेन कोई चीज होती या हो सकती होती तो पहली बात है कि क्या अल्लाह जो है वो कोई मल्टीग्रेन बीज पैदा नहीं कर सकता था? कादर मुतलक है ना, खालिके कायनात है, वो ज्यादा बेहतर जानता है, पहली बात। और नंबर दो, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने तिब्बे नबी की बुनियाद रखी, और आज भी हम तिब्बे नबी पे जाएंगे तो आप यकीन करें नज़ला ज़ुकाम से कैंसर तक आपकी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है, हो सकता है। वो तिब्बे नबी का जो खालिक है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा, वो जौ की रोटी सिर्फ तनावल फरमाते हैं, वो उसके साथ और कोई अनाज उस दौर में जो भी था वो सारा मिक्स नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसें मौजूद हैं, एक वक्त में एक सालन, यानी जस्ट अ सिंगल डिश, वन डिश। साहबा ने अर्ज की, या रसूल सल्लम आप को इजाज़त दे दीजिए, कोई और कभी त्यौहार, गमी, खुशी, कोई ऐसा कोई दिन, ईद, ऐसा कोई, तो थोड़ा सा इजाज़त फरमा दे। आपने फरमाया 2, फिर आपने फरमाया 3, यानी 3 सालन या 3 डिशेस, फिर आपने फरमाया इसके बाद इसराफ, इसके बाद नहीं।
यानी बूफे सिस्टम को 1500 साल पहले हमारे नबी जो वो कंडेम्प्ट कर गए, और आज हम दावत करते हैं तो बूफे होना चाहिए और 15, 20, 50 खाने लगे। अच्छा, हम जो दावत घर पे भी करते हैं किसी को जी, बुला फिर भी के, और ऐसे हम ही। लोग कहते हैं 4, 5, 6, 8 किस्म के सालन, डिशेस, मीठे, ये ऐसे सब ही कुछ बनाओ, तो हम जो मेहमान हैं उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, हम उसके लिए मौत का जो एक खड्डा है ना जी वो खोद खोद रहे रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो 1, 2, 3 सालन जो डिफरेंट आप करें, इनको ये भी देखिएगा कि ये एक दूसरे के साथ एग्रेवेट या क्लैश ना करते हो, मुताबिकत ना रखते हो। अच्छा, और हम यहाँ पे हर चीज ऐसे मिक्स करते हैं। अब ये देखें कि जो मल्टीग्रेन आटा है उसके अंदर जितने भी, हम नाम नहीं लेंगे, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, हमने ये देखना है कि कितने बीज उसमें डाले गए और उन सारों का आटा मिक्स कर दिया गया। क्या ये फार्मूला हम बना सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कौम जो है ना वो एक माइंड सेट देखती है, वो कहती है जी मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हम तो मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। मैं कहा जी फिर ठीक हुए, क्या हुआ उससे हासिल क्या हुआ? तो एक ट्रेंड है, अगर मल्टीग्रेन है तो वो सारी चीजें अब एक साथ करेंगे तो इनके डिफरेंट मिजाज हैं, किसी का मिजाज सर्द है, किसी का गर्म है, किसी का खुश्क है, किसी का तर है, तो आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे तो मल्टीग्रेन आपके लिए हार्मफुल सर आप होगा। जौ की रोटी खाते हैं? जौ की रोटी बहुत और अच्छी। आपको बिल्कुल सही लगती है, कहते हैं आपकी अगर सब पूरी दुनिया अगर ये जौ का आटा खाए तो फिर ये हम शुगर और ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियां जो है अपने जिस्म के अंदर नई नई पैदा नहीं करेंगे, विल बी बैलेंस। लाइक जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खाते थे, अगर हम भी तिब्बे नबी पे आ जाएं तो हमारी लाइफ जो है ना बैलेंस हो जाएगी। यू रेकमेंड जौ की रोटी? या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, मैं उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं 37 मुल्कों में इसको चला रहा हूँ। पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट जितना है पूरे पाकिस्तान में, मैं उनको जाकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, 2 घंटे का वो हमारा सेशन है। मेरा वो प्रोजेक्ट का नाम है कि बैक टू नेचर, और थीम उसका ये है कि नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ अल्लाह's हेल्थ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान। और मेरा वो जो प्रोजेक्ट है, अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें और कौम उसको समझे और उस पर 1 साल सिर्फ अमल करे, तो आपके पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट है गवर्नमेंट का, वो मिनिमम जो है वो 1 साल के अंदर 80% जो है वो विल बी रिड्यूस्ड, कम हो सकता है। बीमारियां घरों से खत्म हो सकती हैं। अल्लाह ने इतना खूबसूरत ट्रैक दिया है, अल्लाह ने इंसान को बेयारो मददगार भेजा है यहाँ पे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में तो सबसे ज्यादा ओबेसिटी देखने को मिलती है। मैं तो बहुत मुश्किल से देखती हूँ कोई स्लिम स्मार्ट कोई पुलिस वाले हों। जितनी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में के लोग हैं, तो इसी तरह मुख्तलिफ जिनको देखती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा उनका पेट भी बाहर होता है। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं। मैं पीछे वेस्ट अफ्रीका के प्रेसिडेंट की इन्विटेशन पे एज अ स्टेट गेस्ट, उनके प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलना चाहते थे, हालांकि मैं एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, तो मैं एज अ स्टेट गेस्ट उनके 16 मुल्क विजिट करके आया हूँ, और वो 16 मुल्क अटैच हुए हैं। मुझे उन्होंने एज ए एडवाइज़र लिया वहाँ पे कि जी आप हमारे साथ काम करें। तो असल ये है कि अल्लाह का निज़ाम सेहत को अगर हम फॉलो करें और फितरत और नेचर के करीब रहें। अब देखें ना, लोग देसी घी बहुत अच्छा है, लेकिन देसी घी तवे के ऊपर लगाना जुर्म है, उसको पराठा बनाना, उसके अंदर लगाना, सेकना। आप उसको चपाती बनाएं, उसको नीचे उतार लें, उसके ऊपर देसी घी जितना मर्जी लगा लें, कुछ नहीं करता। और हांडी को उसके साथ भूनना भी सही नहीं है। जब खाना पक जाए तो 1 चम्मच ऊपर डाल दो, दम रख लो। जी बिल्कुल, उस वक्त लगाएं, दम कर दें उसको, या नीचे उतार के जैसे हम साग में, या ऊपर डाल दें, जैसे हम साग में डालते हैं, दाल के तड़के पे ऊपर देसी घी खुशबू के लिए डाल देते पकने के बाद। बिल्कुल। अच्छा, अब एक फैक्ट जो है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब सपोज जैसे एक वीट है जो गंदम है, अगर हम उसके अंदर बात करें तो 70 ग्राम 100 ग्राम की रोटी में जो है 70 ग्राम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब यानी कि शुगर फॉर्म में मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें मिलाते हैं ना ब्रान, ठीक है, अब उसके अंदर 66 ग्राम है, शुगर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बेसन की बात कर लें तो उसमें 58 ग्राम शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है, तो इसका मतलब इनमें भी शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है। अब वो तो जो शुगर है उसकी जो मिकदार है वो तो वहीं की वहीं रही ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। अच्छा, हम क्या समझते हैं कि सिर्फ शुगर इन्हीं चीज़ों से लेंगे तो शुगर होगी। हम अपनी बॉडी के जो वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है ना, हम उसको नहीं समझ रहे। बहुत सारे शुगर के मरीज़ हैं, मीठी चीज़ें सारी छोड़ देते हैं, आप कड़वी चीज़ें लेते हैं ज़्यादा। कड़वी चीज़ें खाने वाले भी तो है ना बेशुमार। वो कहते हैं कड़वी चीज़ें खाएंगे तो ज़ाहिर हमारा शुगर जो है वो ज़रा उसको कंट्रोल रखेगा, मैनेज करते हैं लोग। करेले का पानी तक जूस निकाल के पीते हैं। जामुन भी इसीलिए खाते हैं लोग, जामुन और चीज़ है, थोड़ा सा कड़वे से भी होता है। नहीं, जामुन कड़वा नहीं होता, करेला तो बहुत ज्यादा कड़वा है ना। करेले का पानी निकाल के जूस निकाल के पीते हैं। अच्छा, नीम का पानी, नीम के पत्ते। अब मैं कहता हूँ कड़वी चीजें खा लो जितनी मर्जी, ये पानी की बोतल है,
इसके अंदर अगर शुगर ज़्यादा डल गई हुई है तो आप इसमें क्या करें, थोड़ी सी कड़वी चीज़ डाल दें तो बैलेंस हो जाएगा, और कड़वी चीज़ें डाल दें तो मिठास कम होती जाएगी। बट वो जो मिठास कम हुई है तो इसी के अंदर ना, अगर मैं इनटेक करता हूँ तो क्या बनेगा, वो तो जानी जानी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर हम मीठी चीज़ें सारी छोड़ देते हैं तो जो भी कड़वी नमकीन चीज़ें, तुर्श चीज़ें जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे मैदे से खुराक जब जिगर में जानी है, उसने मेटाबोलाइज करना है, तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही करना है। वो खुद भी सलाहियत रखता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की। और दूसरी बात यह है कि गंदम जो है वो हाइब्रिड बीज होने के और उसके जो मसाइल आए, उसमें जो बायोलॉजिकल वॉर चल रही है इस वक्त जो हमारे खिलाफ इंसानों में बीमारियां बढ़ाने की और दवाइयां बेचने की, वो एक अपनी जगह पे कायम है। लेकिन अगर हम इसमें चोकर रखते तो वो जो आप 70% की या 60% की बात कर रहे थे उसमें उस चीज़ की, तो हमारा जो फाइबर था, जो हमारा चोकर था, वो किसने ख़त्म करवाया? हमें वो वापस वो हाथ वाली चक्की पे आना पड़ेगा या पत्थर वाली चक्की पे आना पड़ेगा। हम चाइना चक्की पे गए और वो उसमें जब डालते हैं गंदम तो वो इतना ब्रीक क्रश कर देती है। अब कभी छाना है आपने घर में आटा? उसमें तो छान ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। और जब छान होता था तो उस वक्त भी किसी ने माइंड सेट किया हमारे बड़ों का, और उन्होंने कहा जी छाननी से इसको छानना है। छानते क्यों थे? वो इसलिए छानते थे कि आटे में सुसरी आ जाती थी छोटे मोटे, अच्छा, और वो उसके लिए छानते थे। ठीक है और सर, और डिटेल में जाएंगे, इसको और डीप बात करेंगे। बहुत इंफॉर्मेशंस जो है, मुझे भी थोड़ी सी चेंजेस आज लगी मेरी इन्फॉर्मेशन में, आपकी भी ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और आप सीख रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या इंटेक लेना है, क्या खाना है, कौन सा गंदम, कौन सा जौ, कौन सा दलिया। ब्रेक के बाद अच्छा, वेलकम बैक। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि लोग अजनास के साथ अजनास खाते हैं, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है? कार्ब्स के साथ कार्ब्स खाना। एक वक्त में एक चीज़ पे रहेंगे अगर हम ना, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। हम दो दो तीन तीन चीज़ें इकट्ठी भी खाएंगे, मिक्स भी करेंगे, तो हम अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी कर रहे हैं। सही, जैसे वही मैंने आपसे सवाल एक बार किया अभी था, मैं चाहूँगी इसको ज़रा डिटेल में करते हैं कि जैसे दाल चावल कॉम्बो पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। आप इंडिया चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, पाकिस्तान में रहें, आप यूके जाएं, अगर दाल चावल है तो वो स्पेशल समझा जाता है। अब ये नुकसानदेह कि नहीं है? देखिए, ये नुकसानदेह है, और इसमें से ख़ास तौर पे जो लोग पिच नहीं निकाल रहे वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह। नान चने, नान चने सबसे बड़ी बीमारी नान चने आपके। लाहौर ये कितने टन चने खा जाते हैं, कोई सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर फूड नहीं बता सकता। नहीं, इसमें नुकसान क्या है? कार्ब्स की वजह ये नुकसान सफ़ेद चने जो हैं ये तजाबियत करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं मैदे के लिए, आपके आंतों के लिए। और नान ख़ास तौर पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन का, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं चखी तो हम क्यों इतना ज़्यादा मैदा ले रहे हैं, इतना मैदा खा रहे हैं। अंडा पराठा खा सकते हैं? अंडा कौन सा? पहले तो अंडा देखना है। अंडा ऑमलेट ले लें या देखिए, कुछ भी, किसी भी अंडा फॉर्म में। अगर तो देसी अंडा है फिर अंडा है। देसी विलायती में क्या फ़र्क है? प्रोटीन तो डॉक्टर कहते हैं सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर से पूछा जाए कौन सी किताब पढ़ी जिसमें आपने प्रोटीन पढ़ ली है संडे में। मुझे आप सिर्फ एक चीज़ दीजिए, एक देसी अंडा है और एक विलायती अंडा है। जो विलायती अंडे पे, विलायती मुर्गी के पे जाएगा, फिर वो विलायती डॉक्टर विलायती दवाइयों पे भी पहुंचेगा। जो देसी अंडा है जिसमें से बच्चा निकलेगा, आप उसको मुर्गी के नीचे रख दें, 30-40 डेज के अंदर मुर्गी बच्चे निकाल देगी उस अंडे से। और विलायती अंडे को आप मुर्गी के नीचे 2 महीने रखे ने, एक भी बच्चा निकला, 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, चने की दाल, गोश्त और चावल, चने गोश्त की भी दाल डाल के एक बनता है ना मोस्टली लोग। ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर गोश्त जो है मटन को अगर आपने और अच्छा करना है अपनी सेहत के लिए, तो चने की दाल का मतलब है कि आप बेसन मिक्स कर रहे हो गोश्त के साथ। आपको मूंगी की दाल छिलके वाली कभी खा के देखिए, बनवाएं। मूंगी की दाल छिलके वाली और उसके अंदर जो है वो मटन डला हुआ हो, वो खा सकते या देसी मुर्गी डली हुई, उससे क्या फायदा होता है? सर वो दोनों का जो है ना वो आपस के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मटन, दोनों के मिजाज अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों में प्रोटीन है। अच्छा, दोनों प्रोटीन। अच्छा, अगर हम गोश्त ले रहे हैं और उसमें आलू डाल रहे हैं, तो आलू इस वक्त जो है उसके अंदर वो जो है आलू में जो उसकी खाद लग के सबसे ज्यादा खाद अगर किसी फसल अच्छा, को मैं पहले दालों को कंफर्म कर लूं कि सर ये आपका ना, मैं जल्दी में चाहिए थी कि जो सवाल हैं वो ज़रा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, आप छिलके वाली दाल की आप बात कर रहे थे, वो भी प्रोटीन है। जो आम दाल आप बात करें उसमें भी प्रोटीन है, तो ये फ़र्क क्या आएगा छिलके वाली में और छिलके के बगैर वाली दालों में? देखें, सिर्फ हमने एक प्रोटीन को नहीं देखना कि सिर्फ वो है, दाल के मिजाज को भी देखना है,
चने की दाल तेजाबियत एसिडिटी करती है, माश की दाल भी बादीपन पैदा करती है, ये हमें वो भी मिजाज है, देखना है, उसकी गैस और ब्लोटिंग और जो मसाइल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के होंगे उसको भी समझना है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कह दिया सारी दालों में प्रोटीन है। चने हमें सफ़ेद खाने चाहिए या काले, अच्छा क्या दोनों में। अच्छा, उसमें वाइटामिन भी बताएं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन हैं इन दालों में जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग खा सकते हैं। तमाम सारी चीज़ें अगर हमको मल्टीविटामिन टाइप अगर हमको चीज़ चाहते हैं ना, तो काले चने उसके शोरबे वाले बने हों और उसका शोरबा अगर हम इनटेक करें वो सबसे अच्छा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम निकलते हैं, पूरा पाकिस्तान विजिट करते हैं, बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कोई भी कहीं से कॉल करके ये बताए, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी होटल पे किसी ठेले पे काले चने शोरबे वाले कोई पकाता है? अच्छा, इसके क्या नहीं वाइटामिन मिलते। है, इसमें क्या मिनरल्स हैं? बेशुमार फायदे सारे हैं ही इसके। सर फायदे बताएं सर इसके। फायदे बेशुमार हैं। ये आपको एनर्जेटिक करेगा, आपके हड्डियों को, आपके पट्टों को, आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके दिमाग को, आपके असाब को, आपके उजलात को, और हर बीमारी में आपके लिए ये बड़ी कमाल की चीज है। इसमें होता क्या, मतलब वाइटामिन कौन कौन से होते हैं? सर सारे विटामिन इसके अंदर हैं, कौन कौन से सर? जितने भी हैं आपको हर विटामिन इसके अंदर मिलेगा। सारे विटामिन एक चीज में कैसे हो सकते हैं सर? अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब जो आप सफ़ेद चने खाते हैं उसमें सारी की सारी तजाबियत और एसिडिटी है। आप अभी कुर्बानी गुजरी है, आप देख लें। सर ये तो वैसे हिकमत वाली बात है ना, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी बहुत डिफरेंट एक ऐसी पढ़ी लिखी बात, क्योंकि आप अमेरिका से पढ़ के आए, वो तालीम जो मैं चाह रही हूँ लोगों तक आए। वाइटामिन मुझे थोड़े से आपने बताया, विटामिन मिनरल्स इसमें आपके सारे आएंगे ना। आपको देखें कैल्शियम सोर्स भी इसमें मिल जाएगा आपके, उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन 6, सारे विटामिन के, हर चीज़ आपको सोर्स आपकी बॉडी में ले जाकर वो आपकी बॉडी को इस तरह एनर्जेटिक करेगा कि जो आपके अपने अंदर विटामिन्स पड़े या जो आपकी बॉडी को उन चीज़ों को जो देना चाहिए, आपके मिसाल है जो आपके बोन मैरो के अंदर, हड्डी के अंदर जो गूदा मिक होती है बोन मैरो, उसके अंदर जो हमारे रेड सेल, वाइट सेल और बाकी जो उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो सारे को जो चीज़ चाहिए आपको वो लेनी चाहिए खुराक, ना कि वो सफ़ेद चने लें जो हमारे उन चीज़ों के ऊपर एसिडिटी और एसिड प्रोड्यूस करके उनको भी, उन खुलियों को भी तबाह करें। अच्छा, विटामिन B6, B9, विटामिन B1 होता है, ठीक है, B3 होता है, के अलावा C होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस तरह के जो काले चने के अंदर ये सारी चीजें होती है, मगर वैसे सबके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, कोई बैलेंस डाइट भी तो होती होगी। बाकियों के अंदर कि अगर हम सब चीजों को छोड़ दें, सारी दालों को छोड़ दें और सब काले चने खाते हैं, सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, या हर दूसरा बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मैदे के मसाइल का शिकार है। सर आप हेल्दी नाश्ता बता दें। हेल्दी नाश्ता ये है कि सुबह जौ का 5 ऑप्शन देनी है आपने मुझे, गरीबों की भी अमीरों की भी, हेल्दी नाश्ते की। एक तो तलबीना बनाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये तो मैं भी खाती हूँ, वाह मेरी बेटी भी खाती है, जायके में भी। उसके बाद हाँ, जो नहीं खाता शुरू कर दे, खुदा की कसम, बड़ा अच्छा। जौ की रोटी, जौ का दलिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ गया कि हम फ्रूट्स की तरफ आए। अच्छा, हमें फ्रेश फ्रूट जो सुबह सुबह हाँ लिए जा, तो लोग कहते हैं शुगर इनटेक हाई हो जाएगी। मेरी बात सुने, और एसिडिटी मुझे, क्योंकि जितने यहाँ पे लोग आते हैं वो मुझे कहते हैं कि 11 बजे के टाइम पे, 10 बजे के टाइम पे ले लें, क्योंकि आप अर्ली राइजर जो लोग होते हैं, जैसे ये भाई हजरात सारे जॉब पे निकलते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह उठते के साथ ही जो है ना वो अपने अर्ली टाइम पे जो है ना फलों का इस्तेमाल या जूस इस तरह नहीं करना। तो अब आप कह रहे हैं सुबह सुबह जो है फल ले लो, इसकी बता दें आप हमें। मैं अगर किसी दिन मुझे मेरा मूड ना हो कि सुबह कोई लेने का कुछ, तो मैं फल खुद ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसका। और तमाम शुगर के पेशेंट तक तमाम फल जो है वो खा सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। इवन मैंगो भी दरख्त पे पका हुआ हो तो जितने खाना चाहें हम खा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका भी। लेकिन हमारे यहाँ फिर हमने उस वक्त नाश्ते में और कुछ नहीं लेना। ये नहीं है कि इधर से नाश्ता भी 2 पराठे भी खा लिए, उसके बाद हम फ्रूट लेने शुरू कर दें। अच्छा। हमने अपने एम्प्टी स्टमक के साथ हमने सिर्फ फ्रूट पे रहना है फिर। और खाना 2 टाइम है, सिर्फ सुबह और शाम है। 3 टाइम खाना इस दुनिया में भी नहीं है, और जन्नत में जो जाएंगे उनको जन्नत में भी अल्लाह ताला 2 टाइम देगा। कुरान के अंदर अल्लाह का फरमान है, सूरह मरियम आयत नंबर 61 ने, कि अल्लाह फरमाते हैं जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे, और वहाँ उन्हें उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। आयत के आखिर में बुकरा व अशिया, बुकरा अरबी में कहते हैं सुबह को और अशिया शाम को, 2 टाइम ही मिलना है। आदत बना लो, जन्नत में जाना है तो। यहाँ तो हम कहते हैं सुबह दोपहर शाम खाना, रात को खाना। मगरिब के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाए अगर, और स्याही शुरू हो जाए अगर, ब्लैकिश होना,
जो बाहर का मौसम है, तो उस वक्त खाना अपने साथ जुर्म है, फिर आपका लिवर फैटी भी आएगा और बेशुमार बीमारियां आएंगी। और हम रात देर तक खाते हैं। की जो बात है वो भी तो हम इसी वक्त जी, वो मगरब के बाद है, लेकिन अगले आपको मगरब के बाद 20-25 मिनट तक सिर्फ सफेदी नजर आएगी, अभी अंधेरा नहीं आया। 20-25 मिनट के बाद अंधेरा आना शुरू होता है। तो वो जो नमाज पढ़ के बंदा खाना खाता है, अंधेरा तो सर हो जाता है, तो वो फिर अंधेरे के बाद नहीं उसको खाना चाहिए। वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो। अफ्तारियों में मोस्टली तो यही होता है, क्योंकि देखें नमाज की दौड़ होती है, नमाज की दौड़ है ना, आपने कुछ पिया, उसके बाद नमाज पढ़ी, वापस आते आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद खाना खा लें। तो अंधेरा तब तक सर हो जाता है। इतना अंधेरा नहीं होता, अभी हल्का होता है। या अगर वो लेट कर रहा है तो वो कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैं नमाज में पढ़ के उसके बाद मैं 2 तस्बीह लेके बैठ जाऊं कि मुझे ये भी करनी है, जिक्र भी पहले करना है, तो फिर अंधेरा तो आ जाएगा, फिर वो मेरे लिए नहीं इंतजार करेगा, वो तो आना ही आना, नेचुरल फैक्ट है। सो आजकल हम रमज़ान के अलावा भी हमें ये चाहिए कि हम आजकल भी ख़वातीन खाना जो है वो टाइम से 4-5 बजे क्यों नहीं बनाते। मेरे घर में खाना 4-4:30 बजे 5 बजे तैयार होता है। मैं अपने हॉस्पिटल से उठता हूँ, घर जाता हूँ, 5 बजे 5:30 में खाना खा के हम पूरी फैमिली फारिग हो चुकी है। के ऊपर भी तो हो सकता है, कुछ लोगों की ड्यूटी भी इतनी टफ तो होती है वो ना, मगरब तक उनके पास है ना, खा लें। जो पेशेंट है खास तौर पे, मैं उसको कहता हूँ टाइम एज मेडिसन। मैंने एक फार्मूला दिया है कौम को। टाइम एज मेडिसन क्या है कि आप सुबह उठें, 1 गिलास गर्म पानी लें और उसको जमीन पे उकड़ू बैठ के, जैसे हम फ्लश पे बैठते हैं ज़मीन पे, पाँव पे, इस तरह से बैठकर 5 मिनट सिर्फ बैठें और गर्म पानी चुस्कियाँ लेके छोटे छोटे सिप के साथ उसको पिएं। 5 मिनट उसी तरह बैठे रहें और उसके बाद उठें और फिर जो भी आपने काम नमाज जो भी करना है करें। और उसके बाद फिर पेशेंट जो हैं ख़ास तौर पे, उनको 10 बजे हम कहते हैं कि आप नाश्ता करें, 10 बजे से पहले नहीं करें। अच्छा, अब जो उखड़ू बैठ के आपने पानी पीने को कहा, वो किस वजह से, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके एक तो बहुत सारे मसाइल, आपका कमर का, मोरों के मसाइल, जोड़ों के मसाइल, घुटनों के मसाइल नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि ज़मीन के साथ आप, एक और चीज़ है, ज़मीन के साथ अर्थ करना है। ज़मीन पे नंगे पाँव कब चले थे आप, याद है कोई आपको? तो घर पे तो चलती हूँ। नहीं, घर में फर्श है, पत्थर है, टाइल है, मैं ज़मीन की बात, ज़मीन पे, मट्टी पे, धरती पे या घास वाली जगह, घास पे गार्डन में चल, हमें जमीन को अपने साथ अर्थ करना है। अपने साथ हमारी बॉडी के अंदर इधर मोटर न्यूरॉन है, सेल्स होते हैं, करंट बनता है, निकलता है, हमारे अंदर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होते रहते हैं। हम मीटर के साथ अगर चेक करें तो 4 होगा, 4.4 आएगा और हमें 0 पे रखना है। तो उसका बेहतरीन ये है कि 40 मिनट हम या तो ज़मीन के ऊपर, घास पे, ग्राउंड पे, ज़मीन पे हम वॉक करें। नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह 40 मिनट पाँव नंगे करके ज़मीन के ऊपर, कुर्सी पे, बेंच पे, कहीं भी बैठ जाएं और ज़मीन पे पाँव रखें। 40 मिनट सिर्फ इसको डेली करें। दूसरे मुल्क आना जाना आपका होगा, लंबी फ्लाइट लेते हैं, आपको पता है अमेरिका वगैरह जाएं या लंबी फ्लाइट हो तो टाइम जोन 9 घंटे का और हम 24 घंटे में पहुंच गए और हमारी बॉडी वहां के एडजस्ट होने में तकरीबन 8-10 दिन लगते हैं। सोना, खाना, पीना, क्योंकि हम यहाँ के आदी होते हैं। हाँ। और अगर हम वहां पे जाके 40 मिनट सिर्फ जमीन पे पाँव रख के बैठेंगे तो वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फौरन अपडेट हो जाएगा और हम कॉल यू अगेन। बहुत सारी बातें करने को हैं, टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। विल कैच यू सून। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ट्राई करके देखिए और देखिए क्या लाइफ गोल चेंजेस मिलते हैं आप।